हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय इन्वेस्टा। इस वीडियो में बात करेंगे हम BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक के बारे में। जिस तरीके से बाकी कंपनीज डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है HAL, BDL, माझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, वो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही हैं, उसी तरीके से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूरा सपोर्ट मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में कर रही है। चाहे फिर वो रडार सिस्टम है या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट डिफेंस सेक्टर में जहाँ पे जो भी एयरक्राफ्ट या फिर शिप या फिर ग्राउंड टैंक जितने भी इक्विपमेंट हैं डिफेंस सेक्टर के उनमें यूज़ होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर की एक बैकबोन BEL भी है। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा बैक टेस्ट इस पर आपको करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ और मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाना चाहूँगा। यहाँ पर आप करंटली स्टॉक का प्राइस देखिए, लगभग है 248 पे करंट में चल रहा है और ये लगभग 270 या 300 से ऊपर ये प्राइस गया है। अब इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ तो कैंडल एक महीने के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको शुरुआत में देखोगे तो 1997 के टाइम में इस स्टॉक की सबसे बड़ी गिरावट थी। ठीक है, तो क्या यहाँ से प्राइस ऊपर नहीं गया? बिल्कुल, यहाँ से आपको प्राइस एकदम ऊपर जाता दिखा। और अगर ये गिरावट मैं आपको बताऊँ तो ये गिरावट 90% से ज़्यादा की है। ₹2 के आसपास 1.90 पे स्टॉक लिस्ट हुआ यहाँ पर और 98-99 में ये स्टॉक प्राइस 30 पैसे तक चला गया। यानी कि ऐसी नौबत आ गई, कंपनी डीलिस्ट होगी। लेकिन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड कंपनी थी, शुरुआत से ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने के लिए। तो यहाँ से स्टॉक ने देखो कितना बड़ा उछाल यहाँ पर निकाल कर दिया। मल्टी बैग रिटर्न एक तरीके से ये हो गया। 30 पैसे का स्टॉक यहाँ पर 18 से 20 रुपए तक चला गया। उसके बाद दोबारा से 2009 में एक गिरावट, लेकिन ये गिरावट पहली गिरावट से कम रही। उसके बाद फिर से ये गिरावट यहाँ पर कोविड टाइम में ये गिरावट बाकी गिरावटों से कम रही। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि स्टॉक प्राइस यहाँ काफ़ी टाइम से लगभग 1 साल से फंसा हुआ है। तो ये गिरावट जो है पहले जो गिरावट है उनके मुकाबले में एकदम ना के बराबर है। अगर आप लॉन्ग टर्म के डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए अब एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि प्राइस अगर यहाँ पर 166 की रेंज में आ जाता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन जाएगी। भले ही यहाँ पर आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में इसने मूविंग एवरेज 50 को ब्रेकआउट कर दिया हो, नीचे की तरफ 200 तक चला गया हो, लेकिन अगर आप अपने डिसीजंस इस तरीके से लेते, जैसे कि अगर आपने एकदम हाई पे बाई किया, अगर आप मान लीजिए इस तरीके से डिसीजन लेते हैं कि आपने गलती की यहाँ पे हाई पे बाई करने की, तो आपकी पहली एवरेजिंग 50 पे मंथली टाइम फ्रेम, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का डिसीजन ले रहे हैं, प्राइस में गिरावट कंटिन्यू होती जा रही है, या फिर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी एवरेजिंग इस तरीके से यहाँ पे 200 की एवरेज पे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर आपकी यहाँ पर दो एवरेजिंग रहेंगी तो यहाँ पे जब प्राइस रहेगा ना लगभग 80 के आसपास, तो आप बहुत ही बड़े प्रॉफिट में यहाँ पर रहेंगे। तो अभी तो प्राइस आप देख रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी कि आपके मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो लॉन्ग टर्म की तो एंट्री भी नहीं बन रही है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट हो गई है तो यहाँ पे तो एंट्री तक के डिसीजन आपके नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, सलाह नहीं दूंगा इन्वेस्टमेंट की, लेकिन आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अगर आपके डिसीजन रहते हैं कि स्टॉक में मैं एंट्री करूँगा जिसमें मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर आएगा, तो यहाँ पर प्राइस बहुत दूर है। समझ रहे हो आप? क्योंकि आपके अकॉर्डिंग तो स्टॉक में गिरावट हुई ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लोग कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हो रही है, गिरावट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जब जब प्राइस यहाँ पर आया है तो आपने शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट यहाँ पर निकाले हैं मूविंग एवरेज 50 पर। शॉर्ट टर्म इन द सेंस 2 साल से कम के अंदर, 8 महीने 10 महीने के अंदर। वीकली टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करें, डेली टाइम फ्रेम में 1 से 2-3 महीना मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए, अब जो ये गिरावट है आपको दिख रही है, ड्रॉप कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है, तो यहाँ पर आपको पता है कि अगर ये प्राइस नीचे गिरेगा तो मैं मूविंग एवरेज 200 तक जाके डिसीजंस को लूँगा। ठीक है, आप वेट करेंगे। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये पैटर्न है, इसी तरीके से आपको इस पैटर्न को समझना है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वेट करना है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अगर आप फंडामेंटल देखने जाओगे तो कंपनी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेक इन इंडिया पे कंटिन्यू प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस प्राइस को मार्क करके रखिएगा 169। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक प्राइस इस रेंज में आके यहाँ पर कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ओवरऑल वर्ल्ड में ही स्टॉक मार्केट में मंदी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस प्राइस रेंज को मार्क करके रखना है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, SEBI रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इस प्राइस रेंज को मार्क करके ज़रूर रखिएगा 169 और 138।
ठीक है। अगर स्टॉक मार्केट गिरती है तो इस रेंज में आके प्राइस कंसोलिडेट करेगा। उसके बाद आपको दोबारा से मंथली टाइम फ्रेम कन्वर्ट कर लेना है और आपको दिखेगा कि प्राइस 168 के पास ही पहुंच गया है। ठीक है। एवरेज मेथड इस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं तो आपको पिवट इंडिकेटर जरूर यूज़ करना है ताकि आपको अपने स्टॉप लॉस समझ आ सके। अगर आप चाहते हैं आपके हाथ में कैपिटल रहेगी, आप कुछ कर सकते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाकर जरूर रखिएगा। जैसे कि अगर आप S2 पे एंट्री करते हैं तो S3 का स्टॉप लॉस रहना चाहिए और पिवट टारगेट होना चाहिए। ये हो जाता है 2:1 का रेशो, 2 का प्रॉफिट 1 का लॉस। ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। ठीक है। तो ये तरीके आप अपना सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।